पेटीएम का कमबैक होने वाला है। ये न्यूज आपने भी सुनी होगी। हाँ, वही पेटीएम जिसने इन्वेस्टर्स का पैसा लिस्टिंग डे के दिन ही 27% डुबा दिया था। वो पेटीएम क्या अब कमबैक करने जा रहा है, या फिर जो भी न्यूज वीडियोस आप देख रहे हैं या फिर कंपनी के फाउंडर रियलिटी शो में आप देख रहे हैं, क्या ये महज पीआर है? इनफैक्ट मैंने भी जब ये न्यूज सुनी कि पेटीएम ने फर्स्ट टाइम एवर प्रॉफिट बुक किया है, तो मैं और हमारी टीम काफी शॉक में थे, क्योंकि ये वही कंपनी है जिसने पिछले 10 सालों में 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं कमाया है। जो हर साल हजारों करोड़ों के लॉसेस में है, वो अचानक से प्रॉफिट में कैसे आई? ये सवाल हमारे मन में था और फिर सच्चाई जानने के लिए हमने शुरू कर दी रिसर्च। एंड वी फाउंड समथिंग। यस, वी फाउंड समथिंग जिसकी बात करना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चीज़ आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ पर्सनली मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग थी, और ये चीज़ जानने के बाद कंपनी के प्रति मेरा जो परसेप्शन है वो कम्प्लीटली बदल गया। और चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके बारे में कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स और वीडियोस जो पेटीएम के कमबैक की स्टोरीज बता रहे हैं वो मेंशन नहीं कर रहे हैं, और हमने सोचा कि इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए, और इसीलिए वीडियो लेकर आज आपके सामने हम आ चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि कुछ दिन पहले बहुत सारी न्यूज़ आने लगी कि पेटीएम पहली बार इन हिस्ट्री मेड प्रॉफिट। तो मेरी भी नज़र इस न्यूज़ पर गई। कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखे जिसमें मल्टीपल रीजंस देखे गए। किसी ने कहा कि पेटीएम ने इस चीज़ पर फोकस किया, किसी ने कहा उस चीज़ पर किया, तो किसी ने ऑप्टिमाइजेशन और एफिशिएंसी जैसे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एग्जैक्ट रीजन पता किया जाए। तो उसके लिए मैंने इसी क्वार्टर की फाइनेंशियल रिपोर्ट निकाली और देखना शुरू किया कि क्या रेवेन्यू बढ़ा है इसलिए प्रॉफिट बना है, या एक्सपेंसेस कम हुए तब प्रॉफिट बना है। तो रेवेन्यू आप स्क्रीन पर देख सकते हो। लास्ट क्वार्टर वो था 1911 करोड़ का, और इस क्वार्टर में वो था 1917 करोड़ का, यानी ग्रोथ बिल्कुल फ्लैट है। तो एक चीज तो क्लियर थी, रेवेन्यू बढ़ने से प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, तो प्रॉफिट कैसे बढ़ा होगा? फिर एक्सपेंसेस कम होने से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। अगर आपने इस साल F&O ट्रेडिंग में लॉस किया है और आप सोच रहे हो कि ये लॉस तो वेस्ट चला गया, तो आप गलत हो, क्योंकि इन लॉसेस को आप यूज कर सकते हो अपने फ्यूचर टैक्सेस को कम करने के लिए। या फिर आप ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन जैसे मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ ट्रेड करते हो और आप सोच रहे हो कि इन मल्टीपल P&L रिपोर्ट्स को जोड़ना मतलब एक हेडेक ही होगा, और इसका जो सिंपल सोल्यूशन है वो है क्लियर टैक्स। स्टेप बाय स्टेप डेमो की बात करें, सबसे पहले अपना क्लियर टैक्स अकाउंट लॉगिन करो, पैन कार्ड डिटेल वगैरह वहां पे डाल दो। यहाँ पर 95% आपका डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर आप सैलरीड हो तो आपके पास फॉर्म 16 है, तो आप उसे भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर भी सारी सैलरी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगी। अब आता है गेन्स फ्रॉम स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड एंड F&O ऑप्शन। यहाँ ऐड डिटेल पर क्लिक करना है, फिर स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाओ। यहाँ पर लिस्ट में 80+ ब्रोकर्स है, आप उसमें से अपना ब्रोकर सिलेक्ट कीजिए। अब उसके बाद क्लियर टैक्स आपको 2 सिंपल ऑप्शन देता है, डायरेक्ट इंपोर्ट, जहां पर आपको सिंपली अपने ब्रोकर अकाउंट में लॉगिन करना है, और दूसरा ऑप्शन है अपलोड टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रिपोर्ट, यानी कि अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म से P&L रिपोर्ट डाउनलोड करो और क्लियर टैक्स में ब्राउज फाइल्स पर क्लिक करके अपलोड करो और प्रोसीड बटन दबा दो, और उसके बाद व्यू एंट्री डिटेल्स पर क्लिक करके आप ब्रेकडाउन देख सकते हो बड़े ही आसानी से, जिसमें आपको अपने सारे गेन्स वगैरह दिख जाएंगे। अब आती है डिडक्शन की बारी, जहां पर ऑटो फील्ड सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अगर कोई चीज मिसिंग है तो आप मैन्युअली इसे ऐड कर सकते हो। उसके बाद गो टू नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके पास पूरी टैक्स समरी आ जाएगी कि आपका टोटल इनकम कितना है, टैक्सेबल कितना है, कौन सा रिजीम आपके लिए बेस्ट रहेगा, ओल्ड या न्यू। और इनका जो सबसे खास फीचर है कि अगर आपने पिछले 8 सालों में कोई कैपिटल गेन या ट्रेडिंग लॉसेस रिपोर्ट किए हैं तो क्लियर टैक्स ऑटोमेटिकली उसे फेच करेगा और आपके कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में एडजस्ट कर देगा। अगर आपका इस साल का कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस है तो वो भी ऑटो रिपोर्ट कर देगा, ताकि आपका फ्यूचर टैक्स बचे, और फिर फाइल टैक्स बटन दबाकर सबमिट करें। और हाँ, क्लियर टैक्स के साथ आपको मिलता है 100% एक्यूरेट कैलकुलेशन, जिससे आपको मिलता है फ्री टैक्स नोटिस सपोर्ट, मतलब टैक्स फाइलिंग के बाद चिंता ही नहीं। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड FN-TAX जरूर इस्तेमाल कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो एक्सपेंसेस पर नजर डाली, और तब मुझे 2 एक्सपेंसेस में मुझे ड्रॉप दिखाई दिया। पहला था मार्केटिंग एक्सपेंस। मार्केटिंग एक्सपेंस की बात करें तो लास्ट क्वार्टर 142 करोड़ का था, और इस क्वार्टर में वो घटकर आया 99 करोड़ पर। और दूसरा था एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, जो लास्ट क्वार्टर में 748 करोड़ के थे, वो घटकर हो गए हैं 642 करोड़ पर, यानी कि अच्छा खासा 100 करोड़ का ड्रॉप यहाँ पर देखने मिला। और यही कारण था कि पेटीएम ने पहली बार हिस्ट्री में 119 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया। अब मैंने सोचा कि ये तो ओपन एंड शट केस है, क्योंकि लास्ट ईयर ही बहुत सारी न्यूज़ आई थी पेटीएम की कि पेटीएम ने बहुत बड़े बड़े ले ऑफ किए हैं। जुलाई 2024 में उन्होंने 3500 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है, और रिसेंटली भी उन्होंने अपना हेड काउंट 4500 से कम किया है, और इसका नतीजा ये था कि कंपनी ने 640 करोड़ रुपीस बचा लिए। तो मैंने सोचा कि सही है, मार्केटिंग एक्सपेंस कम कर दिए, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस कम कर दिए, इसी के चलते कंपनी प्रॉफिटेबल बनी। ओपन एंड शट केस है। तभी मेरी नजर जाती है मार्च क्वार्टर के एक्सेप्शनल आइटम पर, जिसकी अमाउंट मुझे दिखी 522 करोड़ की। और फिर मैंने जानने की कोशिश की कि ये इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से आई, ये कोई नॉर्मल एंट्री तो नहीं लग रही है। मुझे खुद ये समझने में आधे घंटे से ज्यादा टाइम लग गया कि एग्जैक्टली ये एंट्री किस चीज की है। जब मुझे उसका रीजन पता चला तो मैं खुद शॉक में था।
कि इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजमेंट ऐसा कैसे कर सकता है जो कंपनी सेबी के रडार पर है और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी है। तो ये अमाउंट एग्जैक्टली क्या है, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए, स्टोरी की शुरुआत होती है 2022 में। जस्ट बिफोर आईपीओ कंपनी के एमडी और सीईओ मिस्टर विजय शेखर शर्मा को 2.1 करोड़ शेयर्स ईसॉप के तौर पर दे दिए। ईसॉप यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ये जो ईसॉप थे, ये जो शेयर्स थे, ये कंपनी को एमडी को यानी मिस्टर विजय शेखर शर्मा को देने थे, प्रोवाइडेड कि वो सर्टेन टारगेट्स को अचीव करे। यानी कि मिस्टर विजय शेखर शर्मा कोई पर्टिकुलर टारगेट पूरा करेंगे तो उन्हें वो शेयर्स मिलेंगे। लेकिन जैसे ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई तो उसके बाद कंपनी के ऊपर सेबी के नए रूल्स लग गए। अब सेबी का रूल ये कहता है कि ईसॉप कॉम्पनसेशन कंपनी के प्रमोटर्स को नहीं दिया जा सकता। अब इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग होता है। मिस्टर शर्मा अपना पूरा स्टेक फैमिली ट्रस्ट को ट्रांसफर करते हैं और अपने आप को कंपनी का नॉन प्रमोटर घोषित करते हैं ताकि शायद वो ईसॉप के लिए एलिजिबल हो जाए। और फिर नॉन प्रमोटर होने के चलते उन्हें वो ईसॉप मिलने लगे क्योंकि सेबी की कंडीशन तो फुलफिल हो गई और इसी की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अंडर एम्प्लॉय एक्सपेंसेस होती चली गई। अब अगला 1 मिनट में आपको ये पूरी प्रोसेस थोड़ा बैलेंस शीट के एंगल से, टेक्निकल एंगल से बताता हूँ। थोड़ा नहीं समझे तो आप स्किप भी कर सकते इस पार्ट को, बहुत क्विकली समझाता हूँ। देखिए, जनरली क्या होता है कि जब ईसॉप आपके अप्रूव हो जाते हैं तो वो कंपनी के बैलेंस शीट के रिजर्व से ईसॉप रिजर्व में चले जाते हैं और जो ईसॉप रिजर्व होता है ये लायबिलिटी साइड में आता है बैलेंस शीट के। और धीरे धीरे जैसे फिर टारगेट कंप्लीट होगा और ईसॉप बांटे जाएंगे, वैसे वैसे ये एक्सपेंस बुक किया जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एज एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। अब ये ईसॉप पाने के लिए मिस्टर विजय शेखर शर्मा के टारगेट क्या थे, इसकी इन्फॉर्मेशन तो हमें ढूंढने से भी नहीं मिली। बट ओवर द ईयर्स एक चीज तो हमने देखी कि कंपनी लगातार लॉसेस में ही रही। लेकिन सवाल ये भी है कि कितने रुपए के ईसॉप्स मिस्टर विजय शेखर शर्मा को बांटे गए। तो अगर आप इन ईसॉप की वैल्यू जानेंगे तो आप चकरा जाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर रेफरेंस नोट 4 में देख सकते हो, तो जो अमाउंट थी वो थी 4092 करोड़ की। यस, 4092 करोड़ रुपीस की अमाउंट एज एन ईसॉप मिस्टर विजय शेखर शर्मा को चली गई। इनफैक्ट ये चीज सेबी की भी नजर में आई, जिसके चलते उन्होंने 2023-24 में इस ईसॉप पर सवाल भी उठाए और एक शो कॉज नोटिस भी इशू किया, जिस पर मिस्टर शर्मा ने सेबी के सामने विदाउट एडमिटिंग द गिल्ट यानी बिना गलती माने सेटलमेंट करने की अपील की। वो पेंडिंग ही था कि अप्रैल 2025 में मिस्टर शर्मा ने अपने कुछ ईसॉप्स वो वॉलंटरीली गिव अप कर दिए और इसी की एंट्री आपको एक्सेप्शनल आइटम में मिलती है। जो 522 करोड़ का जो एक्सेप्शनल आइटम था उसमें से 492 करोड़ जो है वो ईसॉप की रिवर्स एंट्री थी, यानी कि उतने अमाउंट के जो शेयर्स है ईसॉप है उन्होंने वो कंपनी को वापस कर दिए। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। उनके जो ब्रदर है अजय शेखर शर्मा, उनको भी ईसॉप्स अलॉट किए गए और उन्होंने जैसे ही उन्हें ईसॉप मिल गए उसमें से 35 लाख के शेयर्स उन्होंने बेच भी दिए। फिर सेबी के सामने सेटलमेंट हुआ और फिर विजय और अजय शेखर शर्मा दोनों भाइयों ने मिलकर 2.9 करोड़ का फाइन भर दिया सेबी के पास। तो सवाल यह है कि ये ऐसे कौन से टारगेट्स थे जिनके चलते कंपनी लॉस में चल रही थी, लेकिन कंपनी के जो सीईओ है, उनके जो ब्रदर है, वो बहुत सारा पैसा कमा रहे थे। यानी कि पिछले 4 सालों में सब मिलाकर कंपनी को 6257 करोड़ का लॉस हुआ है, जिसमें से 4000 करोड़ का एक्सपेंसेस तो सिर्फ विजय शेखर शर्मा का ईसॉप है। इन शॉर्ट, इस क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में आ गई। उसका भी बड़ा कारण ये है कि इस क्वार्टर में ईसॉप नहीं बांटे गए। अगर वो बांटे जाते तो अगेन ये कंपनी लॉस में चली जाती। अब ये सारी वो चीज़ें होती है जिससे हमें कंपनी के मैनेजमेंट का एक इंटेंट पता चलता है कि कंपनी भले ही लॉस में हो लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में ईसॉप्स बांटे गए, जिससे कंपनी लगातार लॉसेस में ही रही। और अगर मिस्टर शर्मा ने सिर्फ ईसॉप पाने के लिए अपने आप को नॉन प्रमोटर घोषित किया तो वो भी एक शॉकिंग चीज़ हो सकती है। और इसके अलावा भी कई सारी मल्टीपल चीज़ों में मैनेजमेंट का नाम आता रहता है, लेकिन आज उसके लिए समय नहीं है। आज आपको बताने का बस यही मकसद था कि कैसे एक कंपनी जो अपने शुरुआत से लॉसेस में रही है, कैसे अचानक वो प्रॉफिटेबल बनी है, उसके पीछे का असली कारण क्या है। और इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस हमेशा ढंग से करे, क्योंकि अगर किसी कंपनी का सीईओ कोई शो पर आता है, उनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, डजंट मीन दैट यू शुड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। आपको अपना पूरा ड्यू डिलीजेंस करना चाहिए और उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेनी चाहिए। एनीवेज, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाते जाते क्लियर टैक्स को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए।